हेलो बच्चों, पॉडकास्ट सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बस आसानी से तसल्ली से आप अपने ईयरपॉड्स को, ईयरफोन्स को या हेडफोन्स को कान में रखिए और जैसे जैसा हम एनसीईआरटी की लाइनें को ये बात करते रहते हैं वैसे वैसे आप सुनते रहिएगा। तो आज का जो पॉडकास्ट सेशन है बच्चों, वो 12th क्लास का चैप्टर है, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे। अब जब हम पादपों में लैंगिक जनन की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें पुष्प जो है यानी फ्लावर जो है, जो रूपांतरित प्ररोह होता है यानी मॉडिफाइड शूट होता है, वो लैंगिक इकाई होती है इन पादपों की। इसमें नर लैंगिक संरचना भी होती है और मादप लैंगिक संरचना भी होती है। तो पुष्प के अंदर जो नर लैंगिक संरचना होती है उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं यानी पुमंग कहते हैं, और जो मादा लैंगिक संरचना होती है उसको हम गाइनोशियम कहते हैं या जायांग कहते हैं। अब जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम जो होता है वो पुंकेसर के समूह को कहते हैं। पुंकेसर यानी स्टेमेंस के, और स्टेमेंस या पुंकेसर जो होता है उसमें हमारे पास परागकोश यानी एंथर होता है और एक तंतु या फिलामेंट होता है। तो हम सबसे पहले नर लैंगिक संरचना की बात करेंगे पुष्प में। तो नर लैंगिक संरचना एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम पुंकेसर के समूह से बना है, स्टेमेन से, और पुंकेसर की संरचना में आपके पास एक एंथर होता है यानी परागकोश होता है और तंतु होता है फिलामेंट। अब हम बात करते हैं जो पराग कोश होता है हमारे पास, या जो एंथर होता है, वो द्विपिंडीय होता है, बाइलोब्ड होता है, और उसमें दो आवरण होते हैं, डायथेकस होता है। तो द्विपिंडीय यानी बाइलोब्ड है और डायथेकस होता है। तो जब हम एक पोलन सैक की यानी एंथर की बात करते हैं, परागकोश की बात करते हैं, तो सबसे पहले उस परागकोश में भित्ति आती है। तो परागकोश की भित्ति की बात करें तो परागकोश की भित्ति के 4 स्तर होते हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे बाह्य स्तर होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जो परत होती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के भीतर अंदर होती है मध्य परतें, और सबसे आंतरिक परत जो होती है वो टेपिटम की होती है। अब इसमें एनसीईआरटी की लाइन में साफ साफ दे रखा है कि जो सबसे बाह्य परत है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर होती है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम की होती है मध्य परत। ये सारी परत सम्मिलित होकर सुरक्षा में काम करती है और एंथर के प्रस्फुटन में काम करती है, डेहिसेंस में काम करती है। अब जो सबसे आंतरिक परत होती है टेपिटम होती है, वो सबसे अलग होती है। अलग कैसे होती है? क्योंकि जो सबसे आंतरिक परत है टेपिटम, एक तो वो बहुकेंद्रकीय होती है बिल्कुल, और बहुकोशिकीय। तो आपके पास बहुकेंद्रकीय है मतलब उसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्रकीय है, और बहुगुणिता दर्शाती है, पॉलीप्लॉइडी दर्शाती है। और ये टेपिटम को हम नर्स उत्तक भी कहते हैं क्योंकि ये पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। तो पराग कणों को पोषण प्रदान करने में टेपिटम काम करती है, नर्स उत्तक है सबसे आंतरिक परत है। फिर जब हम एंथर या परागकोश के आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो उनमें स्पोरोजिनस उत्तक पाया जाता है जो पैरेन्काइमा कोशिकाओं का समूह है। तो पैरेन्काइमा कोशिकाओं का समूह होता है जिसको हम स्पोरोजिनस उत्तक कहते हैं, और यही स्पोरोजिनस उत्तक की कोशिकाएं लघु बीजाणु जनन दर्शाती हैं। तो अब हमारे पास टॉपिक जो आता है वो लघु बीजाणु जनन है, यानी लघु बीजाणुओं का निर्माण है जो पराग कोश के भीतर होता है। अब जो स्पोरोजिनस उत्तक है बच्चों, स्पोरोजिनस उत्तक की कोई भी कोशिका, स्पोरोजिनस उत्तक की कोई भी कोशिका जो है वो पराग माता कोशिका के रूप में काम कर सकती है या मियोसाइट के रूप में काम कर सकती है। इस पराग माता कोशिका में या मियोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है, और मियोसिस 1 और 2 के द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के साथ एक चतुष्क के रूप में, टेट्राएड के रूप में जुड़े रहते हैं, और कैलोस नामक परत इनको चार को जोड़ के रखती है। अब ये जो लघु बीजाणु है, जैसे जैसे परागकोश या एंथर परिपक्व होता है वैसे वैसे ये टेट्राएड या चतुष्क टूटता है और लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं। जब लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं तो लघु बीजाणु की संरचना का अध्ययन करते हैं। लघु बीजाणु की संरचना की बात करें तो उसमें एक बाह्य परत होती है जिसको एक्साइन कहते हैं, और एक आंतरिक परत होती है जिसको इंटाइन कहते हैं। जो बाह्य परत है एक्साइन वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, और जो आंतरिक परत है इंटाइन वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। पूरे पादप जगत में सबसे ठोस पदार्थ जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन होता है, हार्डेस्ट मटेरियल है। इसको अम्ल का, क्षार का, एंजाइम का, अधिक तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, जगह जगह पर ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये असतत होता है, इसका मतलब जगह जगह पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता। तो जिन क्षेत्रों पे स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता उनको हम जनन छिद्र या जर्म पोर्स कहते हैं, और इन जनन छिद्रों से हमारे पास पराग नलिका या पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। अब ये जो लघु बीजाणु है जिनका आकार 25 से 50 माइक्रोन होता है, माइक्रोमीटर होता है, ये लघु बीजाणु विकसित होते हैं। तो लघु बीजाणु के विकास में एक समसूत्री विभाजन होता है सबसे पहले,
और पहले समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनती हैं। यह समसूत्री विभाजन असमान होता है क्योंकि एक बड़ी कोशिका बनती है जिसको हम कहते हैं कायिक कोशिका है, वेजिटेटिव सेल, और एक छोटी कोशिका बनती है जिसको हम कहते हैं जनन कोशिका है, जेनरेटिव सेल। कायिक कोशिका बड़ी कोशिका है जिसमें अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ भी पाया जाता है, और छोटी आकार की कोशिका जो है वो जेनरेटिव सेल है जिसमें स्पिंडल आकार का केंद्रक पाया जाता है। अब आपके पास 60% आवृत बीजियों में 60% एंजियोस्पर्म्स में इस दो कोशिका की अवस्था पर परागकण हो जाता है। तो आपके पास ये जो लघु बीजाणु है, ये लघु बीजाणु दो कोशिकीय है, इसको परागकण कहते हैं। और 60% आवृत बीजियों में इस दो कोशिकीय की अवस्था पर, दो कोशिकीय परागण अवस्था पर, परागकण अवस्था पर परागण हो जाता है, पॉलिनेशन। बाकी जो आवृत बीजी होते हैं, बाकी अन्य जो एंजियोस्पर्म्स हैं, उनमें जनन कोशिका जेनरेटिव सेल विभाजन करती है, समसूत्री विभाजन, और दो नर युग्मक बनाती है। तो अन्य आवृत बीजियों के अंदर जो परागण है वो 3 कोशिकीय स्तर पर पाया जाता है। अब आपके पास ये जो परागकण है जिनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं, इसके भीतर नर युग्मक पाए जाते हैं, और परागकण के भीतर नर युग्मक पाए जाते हैं, इसलिए इसको नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद परागकण होता है। अधिकांश आवृत बीजों में 60% के आसपास ये आंशिक रूप से विकसित है, और बाकी में पूर्ण विकसित हो चुका है। अब परागकण की महत्वता या क्या होती है बच्चों, तो सबसे पहली चीज आती है, परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो कुछ परागकण है जैसे पार्थेनियम या कैरेट ग्रास का परागकण होता है, वो एलर्जी उत्पन्न करता है। फिर जो परागकण है ये पोषक तत्व के रूप में यूज करते हैं। तो जो धावक होते हैं या रेस में दौड़ने वाले घोड़े हैं, उनके अंदर पोषक तत्व के रूप में ये परागकण काम करते हैं। फिर आता है परागकणों की जैव सक्रियता या जीवन सक्रियता। तो जो अनाज होते हैं बच्चों, जैसे चावल हो गए, गेहूं हो गए, मक्के हो गए, इन सीरियल्स या अनाज की जो परागकण है, उनकी जीवन जो वायबिलिटी है वो 30 मिनट तक रहती है। लेकिन SLR, सोलनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी जो कुल के परागकण होते हैं, उनकी जीवन क्षमता, उनकी जो वायबिलिटी है वो महीनों तक रहती है। फिर आप चाहें तो परागकणों को संरक्षित भी कर सकते हैं। पोलन बैंक्स में हम परागकणों को संरक्षित करते हैं, और संरक्षित करने में हम क्रायो प्रेजर्वेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन होता है और -196 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान यूज किया जाता है। तो ये तो हमारे पास नर जनन संरचना हो गई और लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण हो गया। अब हमारे पास मादा लैंगिक संरचना आती है जिसको हम जायांग या गाइनोशियम कहते हैं, और गाइनोशियम जो है वो स्त्री केसर के समूह से बनी होती है जिसको पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। स्त्री केसर, पिस्टिल या कार्पल जो है उसमें अंडाशय होता है, आपके पास ओवरी, वर्तिका होती है यानी आपके पास स्टाइल, और वर्तिकाग्र होता है यानी स्टिग्मा से बना होता है। अब इनमें हो सकता है एक से अधिक स्त्री केसर हो या एक ही स्त्री केसर हो, और उनके अंदर जो अंडाशय है वो अगर स्वतंत्र होते हैं तो एपोकार्पस, और अगर संलयित होते हैं तो उसको हम सिनकार्पस ओवरी कहते हैं। अब जो अंडाशय होता है, अंडाशय के भीतर हमको बीजांड मिलता है जिसको ओव्यूल कहते हैं। बीजांड या ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल जो होता है उसमें अधिकांश जो ओव्यूल पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, वो एनाट्रोपस होते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब है जिनकी मुख्य काय जो होती है वो 180 डिग्री नीचे घूमी हुई होती है। अब जब हम बीजांड की बात करते हैं या हम ओव्यूल की बात करते हैं तो उसकी संरचना में एक तंतु होता है जिसको फ्यूनिकल कहते हैं। फिर वो तंतु जब मुख्य काय के साथ संलयित होता है तो संरचना को हाइलम कहते हैं। इसमें एक बीजांड द्वार होता है। बीजांड द्वार के ठीक ऑपोजिट जो होता है वो निभागीय सिरा, चैलेजल सिरा होता है। 2 अध्यावरण या 2 इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण, और बीच में आपके पास पैरेनकाइमा कोशिकाओं का समूह होता है जिसको न्यूसेलस कहते हैं। यही न्यूसेलस की कोशिकाएं गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो गुरु बीजाणु जनन आता है। अब गुरु बीजाणु जनन में आपको याद रखना है कि जो न्यूसेलस है या जो बीजांड है ओव्यूल, ओव्यूल में जो कोशिकाएं हैं जो बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती हैं, वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगास्पोर मदर सेल या मियोसाइट के रूप में काम करती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है और 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। उसमें से 3 तो बहुत छोटे होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक ही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है। तो एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, उसको मेगास्पोर कहते हैं। अब ये गुरु बीजाणु में विकास होगा, और गुरु बीजाणु के विकास में 3 स्वतंत्र केंद्रक विभाजन देखे जाते हैं। तो गुरु बीजाणु के विकास में 3 स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होते हैं जिससे 8 केंद्रक बनते हैं, और उसके बाद कोशिका द्रव्य होता है जिससे 7 कोशिकाएं बनती है। तो 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय संरचना, जिसे हम मादा युग्मक उद्भिद कहते हैं, उसका निर्माण होता है, और उसको भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं।
ये एम्ब्रियो सैक एक ही गुरु बीजाणु से बंधा है, यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। इसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय होती हैं। निभागीय सिरे की तरफ, चैलेजल सिरे की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं। माइक्रोपाइलर सिरे की तरफ यानी बीजांड द्वार सिरे की तरफ जो होते हैं 3 कोशिकाएं, जिसको अंड उपकरण कहते हैं, एग अपैरेटस। इसमें 2 तो सहाय कोशिकाएं होती है, सिनर्जिड्स, और एक अंड कोशिका होती है। और केंद्र में, सेंटर में एक बहुत बड़ी कोशिका होती है, सेंट्रल सेल या केंद्रक कोशिका, जिसके भीतर 2 केंद्रक होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। तो यह आपके पास भ्रूण कोश की संरचना है एम्ब्रियो सैक की। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रक्रिया आती है परागण यानी पॉलिनेशन। परागण का मतलब है अब पराग कोश से एंथर यानी एंथर से पराग कण निकलेंगे और पराग कण जो है वो निकलकर वर्तिकाग्र पर जाएंगे। अब ये जो पॉलिनेशन है ये 3 प्रकार का हो सकता है। 3 प्रकार का पॉलिनेशन कैसे होता है बच्चों? ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जेनोगेमी। ऑटोगेमी में सेम पादप के सेम पुष्प के मध्य परागण होता है, मतलब एक ही पादप के सेम पुष्प के मध्य के पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे। तो पादप समान है इसलिए यह आनुवांशिक रूप से स्वपरागण है, और पुष्प भी समान है तो पारिस्थितिकी रूप से भी यह स्वपरागण है। ऑटोगेमी के बाद नेक्स्ट होता है जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी में पादप तो सेम होता है लेकिन पुष्प भिन्न होते हैं। तो एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर जाते हैं, इसे हम जिटोनोगेमी कहते हैं। यह आनुवांशिक रूप से तो स्वपरागण है क्योंकि इसमें पादप एक ही है, लेकिन पुष्प अलग अलग होने के कारण पारिस्थितिकी रूप से इसको परपरागण कहते हैं। तीसरा और आखिरी आता है हमारे पास जिसे हम जेनोगेमी कहते हैं। जेनोगेमी में भिन्न पादपों के मध्य परागण होता है। पादप भिन्न होते हैं लेकिन आनुवांशिक रूप से वो समान, पादप भिन्न होते हैं लेकिन सेम जाति के होते हैं। जाति हमेशा समान होगी लेकिन पादप अलग अलग होंगे। तो इसमें पादप भी अलग अलग हैं, पुष्प भी अलग अलग हैं। तो ये आनुवांशिक रूप से और पारिस्थितिकी रूप से परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन का उदाहरण है। अब इसमें आपके पास 2 चीजें होती है बच्चों, स्वपरागण भी हो रहा है, परपरागण भी हो रहा है। स्वपरागण के नुकसान ज्यादा है क्योंकि स्वपरागण से विविधताएं नहीं आती हैं। स्वपरागण का एक ही फायदा है कि स्वपरागण में आपको परागण कारक की जरूरत नहीं पड़ती है और लक्षण जो हैं वो स्वयं वैसे की वैसे रहते हैं। अगर आपको लक्षणों में विविधता नहीं चाहिए, सेम समान लक्षण चाहिए तो स्वपरागण होता है, लेकिन विविधता के लिए, नए लक्षणों के लिए परपरागण जरूरी होता है। अब स्वपरागण को रोकने के लिए और परपरागण को प्रेरित करने के लिए एनसीईआरटी एक टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है वो स्वपरागण को रोक के परपरागण को प्रेरित करता है। अब कैसे परपरागण को प्रेरित करता है? सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि स्वपरागण कैसे होता है। तो स्वपरागण तब होगा या सेल्फ पॉलिनेशन तब होगा बच्चों जब पराग कणों का निकलना और वर्तिकाग्र का परिपक्वन सेम समय पर होगा, समकालीनता होगी। अगर एक ही समय पर परागकण निकलेंगे और उसी समय पर वर्तिकाग्र सक्रिय होगा तो परिपक्व होगा, तो आपके पास स्वपरागण देखा जाएगा। उसके साथ साथ कुछ विशेष तरह के पुष्प होते हैं जिसको हम क्लिस्टोगेमस पुष्प कहते हैं। ऐसे उभयलिंगी या बायसेक्सुअल पुष्प होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं और नहीं खुलते हैं। जो हमेशा बंद रहेंगे और कभी नहीं खुलेंगे तो उनमें केवल स्वपरागण ही होगा, उनमें परपरागण की संभावना नहीं होती है। तो क्लिस्टोगेमस पुष्प का होना या आपके पास सेम समय पर, एक ही समय पर परागकण का निकलना और वर्तिकाग्र का परिपक्वन होना, यह सब स्वपरागण को प्रेरित करते हैं। स्वपरागण को रोककर परपरागण को प्रेरित कब किया जाएगा? जब आपके पास परागकणों का निकलना, परागकणों का स्त्रावन और वर्तिकाग्र का परिपक्वन अलग अलग समय पर होता है, विषमकालीनता जिसे हम कहते हैं। तो अगर अलग अलग समय पर होगा तो उनमें स्वपरागण नहीं हो सकता, परपरागण ही देखा जाएगा। दूसरे होते हैं चैस्मोगेमस पुष्प, जो बिल्कुल क्लिस्टोगेमस के विपरीत होते हैं। चैस्मोगेमस पुष्प होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, और खुले रहेंगे तो वो किसको प्रेरित या क्या प्रेरण करेंगे? परपरागण दर्शाते हैं। उसके अलावा वर्तिकाग्र जो होता है, वर्तिका जो होती है, वर्तिका की लंबाई अगर कम ज्यादा हो तो वो भी स्वपरागण को रोकती है और परपरागण को प्रेरित करती है। दूसरा, अगर आप बायसेक्सुअल या उभयलिंगी पुष्प में स्वपरागण को रोकना चाहते हैं तो हमारे पास इमैस्कुलेशन, विपुंसनता एक तकनीक होती है। विपुंसन या इमैस्कुलेशन में हम क्या करते हैं? बायसेक्सुअल पुष्प लेते हैं और उनके पुंकेसर को हटा देते हैं। अब आपने उनके पुंकेसर को हटा दिया तो वो मादा पुष्प के रूप में काम करेगा, और मादा पुष्प के वर्तिकाग्र को हम बटर पेपर से या बैगिंग के द्वारा ढक देते हैं ताकि कोई अनावश्यक परागकण उस पर ना गिर पाए। अब आप जिस भी पादप का परागकण लेना चाहते हैं वो परागकण आप उसके वर्तिकाग्र पर डाल सकते हैं। इसको हम विपुंसन कहते हैं और यह कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया जाता है।
फिर आपको जानना है बच्चों, एक तकनीक होती है स्व असंगतता। स्व असंगतता आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होती है और यह भी स्व परागन को रोकने में काम करती है, और स्व परागन को रोकेगी तो पर परागन को प्रेरित करने में स्व असंगतता तकनीक भी काम करती है। फिर आता है बच्चों पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन आता है। उससे पहले आपको परागन कारक याद रखने हैं। अब परागन कारक में आपके पास अजैविक भी होते हैं और जैविक कारक भी होते हैं। अजैविक में वायु द्वारा परागन होता है जिसको एनिमोफिली कहते हैं, जल द्वारा परागन होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। वायु द्वारा जो परागन होता है यानी एनिमोफिली, वायु द्वारा परागन होता है, उसके कुछ लक्षण होते हैं। एक तो उसमें आपको ध्यान में रखना है परागकण जो होते हैं वो अधिक मात्रा में निकलेंगे, बिल्कुल हल्के होंगे और चिपचिपे नहीं होते हैं। तो हल्के होते हैं, चिपचिपे नहीं होते हैं और अधिक मात्रा में स्त्रावित होते हैं। जो वर्तिकाग्र होती है वो रेशेदार फेदरी होती है ताकि वो आसानी से पकड़ सके। एंथर जो होते हैं, पुंकेसर होते हैं, वो वेल एक्सपोज खुले रहते हैं। पुष्प जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और एक पुष्प क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। और पुष्प छोटे होते हैं और हर पुष्प के भीतर एक ही अंडाशय पाया जाता है और अंडाशय के भीतर एक ही बीजांड पाया जाता है। तो अंडाशय के भीतर एक ही बीजांड पाया जाता है। ये भी वायु द्वारा परागन वाले पादपों के लक्षण है। वायु द्वारा परागन के उदाहरण आपको याद रखते हैं। मक्का होता है बच्चों, मक्का है, घास हो गई, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, कैनबिस हो गए, मक्का, ये सब वायु द्वारा परागन है। जल द्वारा परागन जो होता है हाइड्रोफिली, वो बहुत कम पादप दर्शाते हैं। मतलब आवृत बीजों में द्विबीज पत्री या डाइकॉट्स तो कोई नहीं दर्शाते। एक बीज पत्री में भी केवल 30 वंश होते हैं जो जल द्वारा परागन दर्शाते हैं। जल द्वारा परागन जल की सतह पर भी हो सकता है और भीतर भी हो सकता है। जल द्वारा परागन में हाइड्रिला काम करता है बच्चों, वेलिसनेरिया काम करता है, जूस चेरा समुद्री घास, ये सारे जल द्वारा परागन दर्शाते हैं। जल द्वारा परागन दर्शाने वाले जो परागकण होते हैं बच्चों वो रिबन आकार के होते हैं और उनमें एक म्यूसिलेज का आवरण होता है जो उनको गीले होने से रोकते हैं। लेकिन जल द्वारा परागन बहुत कम देखा जाता है। जैविक कारक में आपको पता है जल द्वारा परागन मुख्य रूप से कीटों के द्वारा होता है, एंटेमोफिली। और कीटों में भी 80% परागन जो होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है। और उसके अलावा आपके पास पक्षियों के द्वारा हो सकता है ऑर्निथोफिली, चमगादड़ के द्वारा हो सकता है काइरोप्टेरोफिली, और अलग अलग सांप हो सकते हैं, छिपकली हो सकती है। ये सब अलग अलग जैविक कारक परागन में योगदान देते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों पोलन पिस्टिल अभिक्रिया या पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इसका मतलब यह है कि जब परागकण परागन के द्वारा वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो वो अंकुरित होगा या नहीं होगा। तो इसमें आपके पास दो प्रकार के परागकण होते हैं, गलत प्रकार का और एक सही प्रकार का। गलत प्रकार का परागकण हमेशा अलग जाति का होगा। मतलब चमेली का परागकण जो है वो गुलाब के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भिन्न जाति का है। तो भिन्न जाति वाले परागकण जो होते हैं वो गलत प्रकार के होते हैं। और अगर एक ही जाति के हैं, समान जाति के हैं, लेकिन फिर भी स्व असंगतता दर्शा रहे हैं, स्व असंगतता दर्शा रहे हैं, तो भी वो रॉन्ग टाइप या गलत प्रकार के परागकण होंगे। यानी सही प्रकार के परागकण वही होते हैं जो समान जाति के हों और समान जाति के साथ साथ स्वसंगतता दर्शाते हों, सेल्फ कंपैटिबल हों। यह आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होता है। अब एक बार सही प्रकार का परागकण वर्तिकाग्र पर आ गया तो अब जनन छिद्र से पराग नलिका विकसित होगी। जनन छिद्र से पराग नलिका विकसित होगी क्योंकि यही पराग नलिका नर युग्मकों को बीजांड और अंडाशय तक लेकर जाएंगी, क्योंकि नर युग्मक अगतिशील होते हैं। अब जिन 40% आवृत बीजों में लगभग तीन कोशिकीय स्तर पर परागन हो गया था, लेकिन 60% आवृत बीजों में तो 2 कोशिकीय स्तर पर ही परागन हुआ था, उनमें जनन कोशिका विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मक बनाएगी। अब ये जो पराग नलिका की वृद्धि है, पराग नलिका की वृद्धि में बोरॉन खनिज की आवश्यकता होती है, याद रखनी है। और इनकी जो गति है वो आपके पास रसायन के द्वारा होती है। क्यों? क्योंकि जो बीजांड था, बीजांड के भीतर जो भ्रूण कोश थे, भ्रूण कोश में 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड्स थे। सिनर्जिड्स के अंदर विशेष फिलीफॉर्म अपैरेटस नामक संरचना पाई जाती है और ये फिलीफॉर्म उपकरण रसायन या कार्बोहाइड्रेट्स का स्त्रावन करते हैं जो पराग नलिका की दिशा को निर्देशित करने में काम करते हैं। तो पराग नलिका नर युग्मकों को लेकर सबसे पहले कहां आती है? बीजांड में, अंडाशय में प्रवेश करती है और अंडाशय से होते हुए फिर बीजांड में प्रवेश करेगी। बीजांड में हमेशा वो सूक्ष्म यानी बीजांड द्वार माइक्रोपाइलर एंड वाले सिरे से प्रवेश करेगी और अपभ्रश सिनर्जिड्स में अपने 2 नर युग्मक डाल देगी। उसमें से एक नर युग्मक तो अंड कोशिका को निषेचित करेगा और युग्मनज बनाएगा। दूसरा नर युग्मक जो है वो केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल यानी जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्र को निषेचित करेगा, संलयित करेगा और एंडोस्पर्म प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाएगा। तो अब हमारे पास इस प्रक्रिया को हम द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है जो केवल आवृत बीजों में एंजियोस्पर्म्स में देखा जाएगा, इसमें नेक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका के साथ निषेचन के द्वारा युग्मनज बनाएगा, सिनगैमी जिसे कहते हैं। दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ ट्रिपल संलयन के द्वारा 3N ट्रिप्लॉइड संरचना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाएगा। और त्रिसंलयन और सिनगैमी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह केवल आवृत बीजों में देखा जाता है। तो युग्मनज बन चुका है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया है। अब इनमें से पहले विकास जो होगा वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का विकास सबसे पहले होगा, क्योंकि वो विकसित होगा तभी तो युग्मनज को पोषण मिलेगा और युग्मनज विकसित होगा। अब भ्रूणपोष के विकास के हिसाब से दो मुख्य प्रकार के भ्रूणपोष आपको ध्यान में रखने, एक स्वतंत्र केंद्रक भ्रूणपोष और एक कोशिकीय भ्रूणपोष। स्वतंत्र केंद्रक भ्रूणपोष में क्या होता है, विकास जो होता है वो स्वतंत्र केंद्रक विभाजन के द्वारा होता है, जिससे बहुकेंद्र की अवस्था बनती है और अंत में जाकर कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। नारियल पानी जो है या कोकोनट वाटर जो है वो स्वतंत्र केंद्रक भ्रूणपोष का उदाहरण है। कोशिकीय भ्रूणपोष जो होता है उसमें हर केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। प्रत्येक केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, उसे हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। नारियल का जो सफेद भाग होता है, श्वेत गिरी जो होती है, वो कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। भ्रूणपोष के आधार पर अब आपको याद रखना है दो तरह के भ्रूणपोष हो सकते हैं। एक जो पूरे के पूरे, एक जो बीज के अंदर विद्यमान रहता है, पूरा खत्म नहीं होता है, और एक वो होते हैं भ्रूणपोष जो बीज के अंदर नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे भ्रूण उसको इस्तेमाल कर लेता है। तो एक जिसको हम एंडोस्पर्मस सीड्स कहते हैं या एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं, और दूसरे जिसको हम नॉन एंडोस्पर्मस या एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं। उदाहरण याद रखना है, एंडोस्पर्म आपको किस किस में मिलता है, कैस्टर अरंडी में मिलता है, कोकोनट में मिलता है, अनाज गेहूं चावल बाजरा इन सब में मिलता है। जो नॉन एंडोस्पर्मस है, एक्स एल्ब्यूमिनस है, जिनमें भ्रूणपोष खत्म हो जाता है, नहीं मिलता है, उसमें आपके पास मटर है, पी है, ग्राउंडनट है, मूंगफली है, बीन सेम है। फिर हमारे पास युग्मनज का विकास होता है। तो युग्मनज के विकास में समसूत्री विभाजन होते हैं। युग्मनज के विकास में 2 कोशिकी अवस्था बनती है, 4 कोशिकी अवस्था बनती है, 8 बनती है। फिर आपके पास एक ग्लोबुलर अवस्था बनती है। ग्लोबुलर अवस्था के बाद आपके पास हृदय आकार का भ्रूण बनता है और फिर परिपक्व भ्रूण बनता है। इसमें जो हृदय आकार का भ्रूण तभी बनता है जब उसमें 2 बीजपत्र होते हैं, यानी वो द्विबीजपत्रियों का लक्षण होता है, एक बीजपत्री भ्रूण का लक्षण नहीं है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण के चित्र पर सवाल आता है। चित्र बताना पॉडकास्ट के माध्यम से थोड़ा सा मुश्किल है, बट आपको इतना याद रखना है कि द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं, एक एम्ब्रियोनल अक्ष होती है और उसमें आपके पास हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल होते हैं। हाइपोकोटाइल संरचना जो होती है वो रसांकुर बनाती है, मूलांकुर बनाती है, रेडिकल, और उस मूलांकुर से आपके पास मूल तंत्र विकसित होता है। जो एपिकोटाइल है उससे प्लिम्यूल बनता है, प्रांकुर बनता है, जिससे प्ररोह तंत्र या शूट सिस्टम बनता है। एक बीजपत्री भ्रूण की बात करें, जैसे मक्के में या घास में होता है, तो एक बीजपत्री भ्रूण में एक ही बीजपत्र पाया जाता है, जिसको हम स्कुटेलम कहते हैं, और बाकी इनमें अविभेदित आच्छद पाए जाते हैं, जिसको कोइलोप्टाइल प्रांकुर चोल और कोइलोरिजा प्रांकुर मूल कहते हैं। फिर हमारे पास आता है बच्चों, जब अब निषेचन के बाद अब बीज का निर्माण हो जाता है, तो बीज का निर्माण होता है। बीज के निर्माण के बाद थोड़ी निष्क्रिय अवस्था रहती है, जिसको हम बीज प्रसुप्ता कहते हैं, और अनुकूल परिस्थिति आने के बाद बीज अंकुरण देखा जाता है। तो बीज अंकुरण के लिए सबसे मुख्य आवश्यक लक्षण होते हैं वो जल और ऑक्सीजन। जल और ऑक्सीजन बीज के निर्माण के लिए जरूरी है, और बीज के कई सारे लाभ या फायदे हैं, क्योंकि बीज में बीज चोल होता है, सीड कोट होता है बच्चों, और बीज चोल जो है वो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद बीज प्रकीर्णन के कारण एक पादप नए आवासों में जा सकता है। तीसरा, पोषक तत्व है, पोषण जो होता है वो भ्रूण को मिलता है बीज के कारण, और क्योंकि आनुवांशिक लैंगिक जनन के द्वारा विकसित हुआ है, और लैंगिक जनन के द्वारा विकसित हुआ है, इसलिए इसमें आनुवांशिक भिन्नता भी देखी जाती है बीज में। 2 ऐसे बीज के उदाहरण आपको याद रखते हैं जिनकी वायबिलिटी या जीवन क्षमता बहुत ज्यादा है। एक फिनिक्स डैक्टिलीफेरा होती है और एक लुपिनस आर्क्टिकस। 2000 और 10,000 इनका जो वायबिलिटी है वो कई हजारों वर्षों तक देखा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है बच्चों, वैसे तो बीज में एक कुछ ऐसे बीज होते हैं, जैसे अरंडी हो गया आपके पास, कैस्टर हो गया, बीट रूट हो गया आपके पास, चुकंदर हो गया, काली मिर्च हो गई, ब्लैक पेपर हो गया। ये जो आपके पास बीज होते हैं, इनके अंदर जो न्यूसेलस होता है वो अपभ्रश नहीं होता, वो विद्यमान रहता है। और जिनमें वो न्यूसेलस यानी बीजांड काय जो है वो विद्यमान रहती है, अपभ्रश नहीं होती, उनको हम पेरिस्पर्म कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं, पेरिस्पर्म।
फिर आपको ध्यान रखना है बच्चों की बीज के बाद तो फल का निर्माण होता है। तो जो बीजांड है, बीजांड तो निषेचन के बाद बीज बनाता है, अंडाशय जो है वो निषेचन के बाद फल बनाता है। फल में हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, ट्रू, फॉल्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट जो होते हैं, जो जो वास्तविक फल होते हैं, वो अंडाशय से विकसित होते हैं। अंडाशय के अलावा अन्य संरचनाओं से जो जो फल विकसित होते हैं उनको हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं, जिसमें आपका एप्पल है और आपका स्ट्रॉबेरी है। और जो बिना निषेचन के फल निर्मित होते हैं, जो बीज रहित होते हैं, उनको हम अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं, जिसमें बनाना उसका मुख्य उदाहरण हो गया। उसके बाद आपके पास फलों की बात हो जाती है बच्चों। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एपोमिक्सिस या असंजनन। एपोमिक्सिस एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन है जिसमें निषेचन नहीं होता। तो एक ऐसा प्रकार का अलैंगिक जनन जिसमें निषेचन नहीं होता, उनको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। मतलब ये अलैंगिक जनन है, लेकिन वो नकल किसकी कर रहा है? लैंगिक जनन की। एपोमिक्सिस आपको एस्टेरेसी में देखा जाता है और घास में देखा जाता है। एपोमिक्सिस के फायदे ये हैं बच्चों, क्योंकि इसमें निषेचन नहीं होता है, इसका मतलब है, और इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो लक्षणों का पृथक्करण नहीं होता। और लक्षणों का पृथक्करण नहीं होता तो लक्षण जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। संकरित बीजों में जैसे लक्षण आप चाहते हैं वैसे के वैसे ही लक्षण आपको अगली पीढ़ी में भी मिलते रहे बिना किसी विविधता के, तो एपोमिक्सिस देखा जाता है। फिर इसमें आता है बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता का मतलब है एक से अधिक भ्रूण का निर्माण बहुभ्रूणता कहलाता है। एक से अधिक भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, कब संभव है? तो एक से अधिक भ्रूण तब होता है जब न्यूसेलस या अध्यावरण इंटेगुमेंट्स की कोशिकाएं भ्रूण कोश में प्रवेश करती हैं और बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती हैं। तो बहुभ्रूणता आपको सिट्रस फलों में देखी जाती है, आम मैंगो में देखी जाती है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर पूरा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।